हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है एक वन स्टॉप सोल्यूशन उन सभी लोगों के लिए जो सीखना चाहते थे फिगर ऑफ स्पीच को डिटेल में, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ और एक बहुत ही एंगेजिंग वे में। आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा किसी लाइन में कि ही इज एज ब्रेव एज लायन, टाइम इज अ थीफ। तो ये क्या है? यही है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मैजिकल प्ले जो कि आपकी हर एक बात को बना देता है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंड एक्सप्रेसिव। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारी फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलेगरी, एनालॉजी, alliteration, assonance, सारी figure of speeches. Alright, and I don't want you to skip any part of this video क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए बिल्कुल भी बोरिंग नहीं रहेगी और आप इसे लाइफ टाइम तक के लिए समझ जाओगे क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल भी रहेगी आप सभी लोगों के लिए जो फिगर ऑफ स्पीचेस को डिटेल में समझना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो को शॉर्ट भी बना सकती थी एंड अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखनी है देन आप जाके चैनल पे देख सकते हो, बट दिस इज अ लॉन्ग वीडियो ताकि मैं ये टॉपिक डिटेल में आप सभी लोगों के लिए क्लियर कर सकूं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अभी आपने सुना है कि शी इज फास्ट एज चीता या फिर हिज स्माइल इज लाइक सनशाइन। तो ये सारे सेंटेंसेस सिर्फ सेंटेंसेस ही नहीं है बल्कि सिमिली का मैजिक है। एंड सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो किसी चीज की तुलना और एक इनसे कंपैरिजन करता है दो वर्ड्स को यूज करके, और वो दो वर्ड्स हैं लाइक एंड एज। तो सिमिली लाइक और एज को यूज करके दो चीजों को कंपेयर करता है। And today in this video, I'll give you the super easy examples for simile and हम इस topic को अपना crystal clear topic बनाएंगे। So without wasting time, let's start. Alright. So first of all, let's see that what is simile. Why isn't it working? Alright. First of all, let's see कि what is simile. A simile is a figure of speech where we compare two different things using the words like or as. This helps the listener or reader imagine the similarity clearly. So, simile एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो like और as को यूज करके किन्हीं भी दो चीजों को कंपेयर करता है। और ये चीज हम क्यों like और as यूज करते हैं? बिकॉज इट मेक्स द कंपैरिजन इजी। ठीक है, ओके। जो आपका रीडर है, फिर जो भी आपका लिसनर है, के लिए वो जो सिमिलैरिटी होती है उसको देखना क्लियर बन जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स रीड explanation for this definition. A simile shows how one thing is similar to another. We use like or as to make the comparison. It helps to describe something in a more vivid and interesting way. What do you understand by vivid? What do you understand by vivid? Like if I give you कि your vocabulary word is vivid and you have to tell me its meaning. So vivid means bright and clear. Correct? So vivid means bright and clear. तो ये आपके जो भी कंपैरिजन को और भी ज्यादा क्लियर और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। सिमिली में कौन से दो वर्ड्स यूज होते हैं? as and like. ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि सिमिली क्या होता है। नाउ लेट्स सी few examples for this. So the number one is examples of simile. The number one, she is as fast as cheetah. ठीक है, she is as fast as cheetah. तो यहाँ पे हमने कौन सा अपना वर्ड यूज करा? as. as को देखते ही आपको समझ जाना है कि this is simile. ठीक है, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? This is simile. Now comparing her speed to cheetah's speed.
और यहाँ पे किस चीज को कंपेयर करा जा रहा है? गर्ल की स्पीड को विद द स्पीड ऑफ चीता, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई हमने क्या यूज करा? सिमिली. नाउ बेबी स्किन इज एज सॉफ्ट एज कॉटन. जो बेबी की स्किन है इट इज एज सॉफ्ट एज कॉटन. यहाँ पे हमने क्या कंपेयर करा है? वी हैव कंपेयर्ड द सॉफ्टनेस ऑफ स्किन टू कॉटन. हमने जो बेबी की जो स्किन है उसकी सॉफ्टनेस को कॉटन की सॉफ्टनेस से कंपेयर करा. यू नो दैट किस चीज का कंपैरिजन हो रहा है? नाउ हमने कौन सा अपना यहाँ पे वर्ड यूज करा? एज. ठीक है, एज डैश एज डैश एज, सो दैट लाइक these words are used in simile. Now, he fought like a lion in the match. He fought like a lion in the match. Now यहाँ पे हमने like use करा है. Again, it means that it is a simile. और यहाँ पे किस चीज को किससे कंपेयर करा जा रहा है? Comparing his bravery to lions bravery. उसकी bravery को हमने lions की bravery से कंपेयर करा. ठीक है, next, her smile is as bright as the sun. Her smile is as bright as the sun. Again, we are using as, which means that this is the example for simile. After that, comparing brightness of smile to the sun. जो स्माइल की ब्राइटनेस है उसको हम सन की ब्राइटनेस से कंपेयर कर रहे हैं. नेक्स्ट, द वाटर वाज एज कोल्ड एज आइस. तो नॉर्मली हम कोल्ड वाटर भी लिख सकते हैं, नॉर्मली यहाँ पे हम ब्यूटीफुल स्माइल भी लिख सकते हैं, बट टू मेक द कॉन्वर्सेशन मोर इंटरेस्टिंग, टू मेक दिस टॉक मोर इंटरेस्टिंग, हम क्या करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं. नाउ पानी ठंडा है, दैट इज व्हाई हम उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? आइस से. तो कंपेयरिंग द कोल्डनेस ऑफ वाटर टू आइस, पानी की ठंडक के उसको हम किससे कंपेयर करें? तो आइस. लास्ट वन इज he was running like the wind. So he was running like the wind. That means कि उसकी जो रनिंग की जो स्पीड है हम उसको हवा की स्पीड से कंपेयर करें. दैट इज व्हाई हमने क्या स्पीड टू द विंड हमने अपना सिमिली यूज करा, which is like, and here we've used as. So what is simile? Simile is a figure of speech जो कि like और as को यूज करके हम कंपैरिजन करते हैं चीजों में, एंड ये जो आपकी कॉन्वर्सेशन है उसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है. As you can see in these examples, she is, I think इस साइड से आपको बेटर दिखेगा. She is as fast as cheetah. The baby's skin is as soft as cotton. He fought like a lion in the match. Her smile is as bright as the sun. The water was as cold as ice. He was running like the wind. So in this manner we use simile. I hope आपको simile समझ आ गया होगा. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो then do like it and stay tuned to our channel. अगर मैं कहूँ कि लाइफ इज अ जर्नी या फिर ही इज अ शाइनिंग स्टार, क्या ये सच लिटरल मीनिंग है? नहीं, ये बस एक मेटाफर है. और मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो हमारी कॉन्वर्सेशन को और भी ज्यादा पावरफुल और डीप बना देता है, क्योंकि इसमें जो कंपैरिजन होता है ना वो बिना लाइक और एज को यूज करे होता है. सो आज के इस वीडियो में हम मेटाफर को समझेंगे बहुत मजेदार एग्जाम्पल्स के साथ. तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं. Alright. So first of all, let's see कि what is metaphor. A metaphor is a direct comparison between two things, but it does not use like or as. Instead, it says that one thing is another thing, even though it is not literally true. So, metaphor एक ऐसा figure of speech है जिसमें comparison होता है, but एक direct comparison होता है. डायरेक्टली दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं, लाइक और आज को यूज नहीं करते. उसमें दिखाते हैं कि जो दूसरी चीज है वो जिस चीज से हम कंपेयर कर रहे हैं उसके डायरेक्ट कंपैरिजन में है, बट ऐसा नहीं होता. दिस इज नॉट ट्रू, बट मेटाफर ये शो करता है आपकी बात को बहुत ज्यादा डीप बनाने के लिए. ठीक है, सो मेटाफर डज नॉट यूज लाइक और एज. आपको पता है जैसे कि लाइक और एज ये यूज नहीं करता. लाइक और एज यूज करके कंपैरिजन सिमिली करता है, मेटाफर नहीं करता. It says one thing is another thing to make the description stronger. ये बोलता है कि यही चीज वो दूसरी चीज भी है. ठीक है, बस इसका एक ही रीजन है कि आपका जो कॉन्वर्सेशन है, आपकी जो भी चीज है वो बहुत ज्यादा
स्ट्रॉन्ग दिखे, पावरफुल दिखे, डीप दिखे, ठीक है? इट मेक्स लैंग्वेज मोर पावरफुल एंड पोएटिक एंड ज़्यादातर ये पोएम्स वगैरह में ही हम यूज़ करते हैं। एकदम से एकदम लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ पे मतलब देने के लिए। ऑलराइट, एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं जिससे और अच्छे से ये समझ आएगा आपको कि मेटाफर कैसे यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले सी टाइम इज़ अ थीव, टाइम इज़ अ थीव। नाउ दिस इज़ अ मेटाफर। आपको लग रहा है कि टाइम इज़ लाइक अ थीव, ये इन्होंने बोला है? नहीं, इन्होंने जस्ट बोला है टाइम इज़ अ थीव, ये तो डायरेक्टली बता रहे हैं कि टाइम ही थीव है। बट हाउ? सो टाइम इज़ नॉट रियली अ थीव, टाइम चोर नहीं है, ठीक है? टाइम चोर नहीं है। बट इट टेक्स अवे आवर मोमेंट्स लाइक थीव स्टील थिंग्स। लेकिन जैसे जो थीफ होता है, जो चोर होता है, वो हमारी चीज़ों को चुरा लेता है, वैसे ही टाइम भी हमारे अच्छे मोमेंट्स को टेक्स अवे, ठीक है? दैट इज़ व्हाई हम बोलते हैं कि टाइम इज़ अ thief. We are not even saying कि time is like a thief. No, we are just direct comparison कर रहे हैं कि टाइम thief है, ठीक है? thief है और टाइम है, हम उनको डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब टाइम thief नहीं है, टाइम क्योंकि हमारे अच्छे मोमेंट्स को हमसे चुरा लेता है, दैट इज़ व्हाई हम बोलते हैं कि टाइम इज़ अ thief. नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड दिस इज, यू वोंट बिलीव, दिस इज द लाइक यू कैन से द मोस्ट फेमस मेटाफर, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। एंड इसका मतलब होता है कि जो वर्ल्ड है ना, वो बस एक स्टेज की तरह है जहाँ पे हर कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है एंड दैट्स इट। दैट इज व्हाई वी कॉल वर्ल्ड अ स्टेज। जबकि वर्ल्ड स्टेज नहीं है, वर्ल्ड कोई स्टेज नहीं है। यू नो व्हाट इज वर्ल्ड? एवरीवन नोज। बट दे आर सेइंग कि दे आर नॉट इवन सेइंग कि वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, कि जो वर्ल्ड है वो स्टेज की तरह। नो, तरह वरह नहीं। नॉर्मली दे आर जस्ट सेइंग कि जो वर्ल्ड है वो स्टेज है। द वर्ल्ड इज नॉट रियली अ स्टेज। वर्ल्ड असल में कोई स्टेज नहीं है। बट लाइफ इज लाइक अ प्ले वेयर एवरीवन हैज अ रोल। लेकिन सबकी लाइफ क्या है? एक प्ले की तरह है जहाँ पे हर किसी को कोई ना कोई रोल दिया हुआ है, ठीक है? दैट इज व्हाई वी कॉल वर्ल्ड अ स्टेज। हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स। उसकी आवाज मेरे कानों के लिए एक गाना है, ठीक है? हर वॉइस इज लाइक म्यूजिक टू माई ईयर्स, इट मीन्स हर वॉइस इज नॉट म्यूजिक। उसकी आवाज गाना नहीं है, उसकी आवाज कोई धुन नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है। बट इट साउंड्स बट इट साउंड्स ब्यूटीफुल लाइक म्यूजिक। बट क्योंकि उसकी आवाज एक म्यूजिक की तरह प्यारी लगती है, ब्यूटीफुल लगती है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ears. Okay, now his mind is a computer. उसका जो दिमाग है वो कंप्यूटर है। तो इस मेटाफोर का क्या मतलब है कि his mind is sharp like computer. It might be that person is intelligent, is very intelligent. That is why we are comparing it to the computer. Alright, but हम डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? उसका दिमाग कंप्यूटर है। वैसा नहीं है उसके माइंड में सारी कंप्यूटर के फंक्शंस हैं। No, it does not mean, but yes, इंटेलिजेंस को we are comparing to the computer. द माइंड वर्क्स वेरी फास्ट लाइक अ कंप्यूटर, क्योंकि जितनी फास्ट कंप्यूटर वर्क करता है उतनी फास्ट उसका दिमाग काम करता है। द क्लासरूम वाज अ जू, ठीक है? द क्लासरूम वाज अ जू। नाउ व्हाट डज इट मीन कि क्लासरूम में एनिमल्स हैं? इज इट अ जू? नो, मीन्स द क्लासरूम वाज वेरी नॉइजी एंड chaotic लाइक अ जू। तो जो क्लासरूम है वो बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है वहां पे और बहुत ज्यादा chaos होता है। दैट इज वाई जैसा जैसा जू में होता है वैसा ही वहां क्लासरूम में उनको दिख रहा है, तो दैट इज वाई दे आर सेइंग द क्लासरूम इज अ जू, वेयरएज इट इज नॉट। ठीक है? अगर हम डायरेक्टली देखें तो इट इज नॉट, ठीक है? बट क्योंकि वी आर टॉकिंग मेटाफॉर, हमें जो हमारी कॉन्वर्सेशन है उसको बहुत ज्यादा डीपली दिखाना है, बहुत डेप्थ दिखानी है अपने सेंटेंस में, दैट इज व्हाई हम मेटाफॉर को यूज करते हैं। नाउ शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। नाउ व्हाट डज इट मीन? उसका दिल सोने का है? यू नो व्हाट डज इट मीन कि might be her heart is very pure, she is very kind and generous, so that is why हमने क्या बोला? Her heart is like a, sorry, her heart is of she has a heart of gold. Alright, इस तरह से हम मेटाफर को यूज करते हैं। I'm repeating all the sentences. Time is a thief, the world is a stage, her voice is music to my ears, his mind is a computer, the classroom was a zoo, she has a heart of gold. इस तरह से हमारा जो मेटाफर है वो we use to make our conversation strong, powerful and deep, and इसमें हम like और as को यूज करके कंपैरिजन
नहीं करते। आई होप आपको मेटाफर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अभी आपने सुना है कि द विंड विस्पर्ड इन माय इयर्स या फिर द स्टार डांस्ड इन द नाइट स्काई। तो क्या हवा सच में फुसफुसाती है या फिर तारे सच में डांस करते हैं? तो नहीं, ये सिर्फ एक पर्सोनिफिकेशन है जिसमें हम नॉन लिविंग चीजों को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं अपनी बात को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पर्सोनिफिकेशन समझाऊंगी विद अमेजिंग एग्जांपल्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सबसे पहले देखते हैं कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, व्हाट डज इट मीन। So personification is when we give human qualities to non-living things, animals or ideas. तो जब हम ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज को नॉन लिविंग चीजों में या फिर एनिमल्स को या किसी भी आइडिया को जब हम ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। और हम ये क्यों करते हैं? दिस मीन्स वी मेक समथिंग एक्ट लाइक अ पर्सन इवन इट्स दो नॉट अलाइव। तो किसी भी चीज को जो कि अलाइव भी नहीं है हम उसको दिखाते हैं कि यस वो एक पर्सन है और वो अलाइव है। हम ऐसी चीजों को जिंदा दिखाते हैं जो कि रियल में है भी नहीं। एंड फॉर दैट पर्पस वी यूज personification. We give human actions, emotions, or qualities to non-living things. It helps create a more vivid and imaginative description. तो ये और भी ज़्यादा एक vivid और imaginative description बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और हम human qualities देते हैं किसे? To whom do we give the human qualities? Non-living things को या फिर किसी animal को, किसी भी idea को, किसी भी चीज़ को, जो चीज़ जिंदा नहीं है, ठीक है? उसको भी हम दिखा रहे हैं कि yes, that thing is alive. ठीक है? और अच्छे से इसे समझते हैं विद एग्जांपल्स। सो सबसे पहले द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। व्हाट डज इट मीन? क्या जो विंड है वो ट्रीज में जाके फुसफुसा रही है? वो ट्रीज के थ्रू वो फुसफुसा रही है? नो, इट मीन्स कि विंड कैन नॉट सी वी नो दैट विंड कैन नॉट विस्पर क्योंकि विंड इज नॉट अ लाइक कोई ये लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है? सो दैट इज व्हाई हम क्या विंड कैन नॉट विस्पर बट इट साउंड्स लाइक अ विस्पर। लेकिन जब हवा चलती है तो इट लुक्स लाइक द विंड इज विस्परिंग। सो दैट इज व्हाई हमने यूज करा द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। नेक्स्ट देखते हैं द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस। द सन स्माइल्ड डाउन अस ऑन अस। तो क्या जो सन है वो स्माइल कर सकता है? कैन सन स्माइल? वो हमें देख के स्माइल कर सकता है? फिर नीचे देख के वो ऐसे प्रिटेंड करके कि हाँ वो हमें देख रहा है वो स्माइल कर सकता है? सन कैन नॉट स्माइल। ओके, बट उसके एक ब्राइट लाइक जो उसकी ब्राइटनेस होती है इट शोज लाइक कि यस द सन इज स्माइलिंग। सो द सन कैन नॉट स्माइल, सन स्माइल नहीं कर सकता बट इट लुक्ड ब्राइट एंड प्लीजेंट। बट क्योंकि वो ब्राइट और प्लीजेंट लगता है इट लुक्स लाइक द सन इज स्माइलिंग। नेक्स्ट द फ्लावर डांस्ड इन द ब्रीज। ठीक है, द फ्लावर डांस्ड इन द ब्रीज। डू यू थिंक फ्लावर कैन डांस? जैसे ह्यूमन बीइंग स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, डू यू थिंक फ्लावर्स कैन आल्सो डू द सेम? No, flowers cannot dance, but it looks like the flowers are dancing. So the flowers cannot dance, but they move like dancing. But जैसे हवा के चलते वो move करते हैं, उनमें जो movement होती है, it looks like that they are dancing. Next, my alarm clock screamed at me in the morning. अलार्म क्लॉक स्क्रीम कर सकती है, चिल्ला सकती है अलार्म क्लॉक में, बट क्योंकि अलार्म क्लॉक बहुत ज्यादा लाउड होती है, नॉइजी होती है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस एज अ पर्सोनिफिकेशन दैट माय अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड एट मी इन द मॉर्निंग। अलार्म क्लॉक कैन नॉट स्क्रीम। एक अलार्म क्लॉक स्क्रीम नहीं कर सकती, चिल्ला नहीं सकती, बट इट वॉज वेरी लाउड। बट क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाउड थी दैट इज व्हाई हम यूज करेंगे द अलार्म क्लॉक वॉज वेरी like the alarm clock screamed at me in the morning. Next is the car coughed and sputtered before starting. Do you think कि जो कार है वो खांस सकती है? No. But फिर क्यों हम ये यूज करें? क्योंकि दिस इज व्हाट पर्सोनिफिकेशन इज। पर्सोनिफिकेशन में हम ह्यूमन क्वालिटीज को, ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज को नॉन लिविंग थिंग्स में डाल देते हैं। क्यों? अपना लाइक जो भी हमारा सेंटेंस होता है उसे और इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए।
तो वो चीजें सच नहीं होती ऐसी, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स की एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते, बट वी जस्ट प्रिटेंड एंड वी जस्ट शो। ठीक है। ओके, द मून वॉश्ड ओवर अस एट नाइट। तो जो मून है वो हमें रात भर देखता है। मून हमें रात भर देखता है? नो, बट इट लुक्स लाइक कि वो हमें देखता है। द मून कैन नॉट वॉच बट इट सीम्स लाइक इट वॉच। मून हमें नहीं देख सकता, बट ऐसा लगता है कि वो हमें देख रहा है। ठीक है। I'm repeating all the sentences for personification and they are: the wind whispered through the trees, the sun smiled down on us, the flowers danced in the breeze, my alarm clock screamed at me in the morning, the car curved and sputtered before starting, the moon washed over us at night. तो व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की, दैट मीन्स कि ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज दे देते हैं, तो तब हम उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और ये हम क्यों यूज करते हैं? ताकि जो हमारा कॉन्वर्सेशन है वो और भी ज्यादा अच्छा दिखे। ठीक है। एंड ज्यादातर ये पोम्स वगैरह में यूज करा जाता है, पोएट्स वगैरह इसे यूज करते हैं अपनी पोइट्री को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप सबने द टॉर्टोइस एंड द हेयर वाली स्टोरी तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या ये एक सिंपल स्टोरी है? नहीं, ये एक एलेगरी है। और एलेगरी एक ऐसा पावरफुल फिगर ऑफ स्पीच है जो कि अपने अंदर एक बहुत डीप मीनिंग छुपाया होता है। जैसे कि अगर हम यही स्टोरी लें, अगर हम द टॉर्टोइस एंड द हेयर वाली स्टोरी की ही बात करें, तो क्या इसमें सिर्फ खरगोश और कछुए की रेस के बारे में बात की गई है? कॉज की गई है, लेकिन इसमें जो मेन मैसेज हम तक पहुंचाया गया है वो है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी का। एलेगरी एक ऐसा ही फिगर ऑफ स्पीच है जो कि अपने अंदर एक डीप मैसेज हमें दिखाता है किसी भी स्टोरी के थ्रू। किसी भी, लाइक दैट स्टोरी कुड बी अ लॉन्ग स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी, बट उसका एक मैसेज, बहुत डीप मैसेज होता है। ठीक है। वो किसी भी चीज के थ्रू उस मैसेज को समझाए, एक रेस के थ्रू, लाइक किसी भी रीजन से, किसी भी चीज से वो उस इशू को एक्सप्लेन करता है, उस मैसेज को हम तक पहुंचाता है। So, today in this video मैं आपको allegory समझाने जा रही हूँ with interesting examples. Alright, so stay with me till the end of this video. Let's start. Alright, so सबसे पहले हम देखते हैं कि what is allegory. So, an allegory is a story, poem or picture that has a hidden meaning. It is not just a simple story. It teaches a moral lesson and explains an idea. एलिगरी क्या होता है? एक स्टोरी, ये कोई भी स्टोरी हो सकती है, कोई भी पोम हो सकती है, कोई भी पिक्चर हो सकती है जिसका एक हिडन मीनिंग हो। मीनिंग इज हिडन। ठीक है। उसी स्टोरी, उसी पोम, उसी जो भी चीज होगी, कोई भी पिक्चर, उसके अंदर वो जो मीनिंग होगा वो हिडन होगा। एंड इट्स नॉट अ सिंपल स्टोरी, और वो कोई एक सिंपल स्टोरी नहीं होगी। इट टीचेस अस अ मॉरल एंड लेसन ऑफ द, लाइक वो एक मॉरल स्टोरी होगी। लाइक उस स्टोरी से, उस पर्टिकुलर स्टोरी से, उस पर्टिकुलर पोम से आपको एक बहुत अच्छा लेसन मिलेगा। दैट इज व्हाट एलिगरी इज। ठीक है। नाउ, an allegory is a story or picture that has a deeper meaning. The characters, events, and places in the story represents real life ideas. It is used in literature, fables, and religious texts. बाकी इसमें बताया गया ये कहाँ-कहाँ यूज होती है। लिटरेचर में, फेबल्स आर द शॉर्ट स्टोरीज जो कि आपको एक बहुत बड़ा लेसन देती हैं। दोज आर द फेबल्स। एंड कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट में। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स फॉर एलिगरी। Okay, so the first example is Animal Farm by George Orwell. तो जॉर्ज ऑवेल की एक लाइक स्टोरी थी, दैट इज एनिमल फार्म। ठीक है। दिस वाज हिज स्टोरी, बट एनिमल फार्म करके स्टोरी का नाम था, लेकिन जो स्टोरी के अंदर का मैसेज था ना, दैट वाज नॉट लाइक, जो भी स्टोरी थी उससे रिलेटेड नहीं था, बट हाँ उसमें स्टोरी ऐसे करी गई जो कि लास्ट में हमें मैसेज मिलता है कि दिस बुक इज अबाउट एनिमल्स। ये बुक किसके बारे में दिखाई गई थी? एनिमल्स के बारे में। बट इट एक्चुअली रिप्रेजेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, रशियन रिवोल्यूशन। रशियन रिवोल्यूशन के पॉलिटिकल इवेंट्स को दिखाती है ये। लाइक एनिमल्स के ऊपर लिखी गई, बट इट शोज व्हाट? इट शोज अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स, जो रशियन रिवोल्यूशन के जो पॉलिटिकल इवेंट्स है उसके बारे में हमें दिखाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज द टॉर्टोइज एंड द हेयर, द एग्जांपल आई गेव यू एट स्टार्टिंग। So this fable is not just about animals,
तो ये जो फेबल है ये बस एनिमल्स के रेस के बारे में नहीं है, एनिमल्स के बारे में नहीं है, बल्कि इट टीचेस द लेसन दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये हमें ये लेसन देती है कि जो स्लो एंड स्टेडी, लाइक धीरे से आराम से आप कोई भी रेस को जीत सकते हो, ठीक है। यू जस्ट नीड पेशेंस एंड यू जस्ट नीड कंसिस्टेंसी टू विन एनीथिंग। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज द केव बाय प्लेटो, and this is a story about prisoners in a cave, but it represents how people only see the part of reality. तो ये जो स्टोरी है, स्टोरी तो है कि जो प्रिजनर्स हैं एक केव के अंदर, प्रिजनर्स वगैरह लाइक हैं, बट जो इसका रियल मैसेज है, जो इसका कंक्लूजन है, जो इसका मॉरल है, जो हम लोगों तक जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं स्टोरी के थ्रू, दैट इज कि हम बस लाइफ के एक ही पार्ट की तरफ जो लाइक वी ओनली सी अ पार्ट ऑफ द रियलिटी, हमें पूरी रियलिटी नहीं पता होती, वी डोंट नो द कंप्लीट ट्रूथ, वी जस्ट सी द हाफ ट्रूथ, वी जस्ट सी द हाफ रियलिटी, एंड उसी के बेसिस पे हम चीजों को जज करते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज द लायन, द विच and the Wardrobe by C.S. Lewis. This book is an allegory for Christianity, whereas the lion represents Jesus. Again, इस book में lion represents करता है Jesus को, and this is the same book which shows allegory. And Wizard of Oz, and some believe it represents American politics and the economic of the late 18th. तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये पॉलिटिक्स वगैरह को शो करती है। अगेन एलिगरी इज अ स्टोरी जो कि एक मैसेज आपको शो करती है, एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर एक बहुत हिडन मैसेज होता है। इवन लाइक क्लास 10th की एक पोम है, एंड द ट्रीज, ट्रीज के थ्रू एक बहुत लाइक प्यारी पोम लिखी गई है, बट वो रियलिटी दिखाती है वुमेन्स की, ठीक है। तो ट्रीज के थ्रू की ट्रीज फॉरेस्ट से ट्रीज निकलने लगी हैं बाहर, और ट्रीज अब खुद बाहर निकल रही हैं अपनी सारी रूट्स को तोड़ के, एंड लाइक रियलिटी में वो वुमेन को वो दिखाती हैं, वुमेन को रिप्रेजेंट करती हैं कि वुमेन अपनी सारी बाउंड्रीज इन द सेंस कि जितनी भी उनकी रिस्ट्रिक्शंस थे उनको तोड़ के वुमेन अब आउटर वर्ल्ड में निकल रही हैं। दैट इज व्हाट एलिगरी इज, एंड आई होप आपको एलिगरी समझ आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इससे हेल्प हुई हो, देन इसे लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन स्टे ट्यून्ड। सो कभी आपने सुना है कि जस्ट लाइक अ की ओपन्स अ डोर, नॉलेज ओपन द माइंड्स। सो क्या ये एक सिंपल सेंटेंस है? नहीं, ये एक एनालॉजी है। व्हाट इज द एनालॉजी? एनालॉजी एक ऐसी लाइक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम दो चीजों को, इवन लाइक दो अलग-अलग चीजों को कंपेयर करते हैं और भी क्लियर बनाने को, हमारे जो भी सेंटेंस हो उसको और भी ज़्यादा, जो मीनिंग हो उसको और भी ज़्यादा क्लियर बनाने के लिए। एंड ये बेसिकली हमारी लाइक स्टोरीज़ वगैरह में एंड पोएम्स वगैरह में यूज़ होता है टू मेक आवर कन्वर्सेशन मोर interesting. Alright, so today we are going to do analogy with the help of, I'll explain you with the help of amazing examples. So without wasting time, let's start. सबसे पहले देखते हैं कि what is analogy. So, an analogy is a detailed comparison between two things to show how they are similar in some way. It is used to explain something difficult by comparing to something simple. एक analogy क्या है? एक detailed comparison होता है किसी भी दो चीजों में, और हम ये दिखाते हैं कि वो दोनों चीजें किस एक वे में वो सिमिलर हैं, जबकि वो दोनों चीजें बहुत अलग-अलग हैं, but still we show the comparison. Comparison हो रहा है, that means कि we are showing कि yes, in some or the other way they are similar as well. ठीक है? So an analogy explains an idea by comparing it to something easier to understand. It helps in teaching and explaining concept. तो ये किस चीज में हेल्प करता है? कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में और पढ़ाने में, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स फॉर दिस, जिससे आपको ये टॉपिक और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, नाउ just as a sword is the weapon of a warrior, pen is the weapon of a writer. जिस तरह से, इसका मतलब क्या है? जिस तरह से एक तलवार हथियार होता है ना एक वॉरियर का, वैसे ही जो पेन होता है दैट इज व्हाट दैट हेल्प्स अ राइटर अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए। तो जितनी इंपॉर्टेंट एक तलवार होती है एक वॉरियर के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है एक पेन एक राइटर के लिए। तो एक तलवार और पेन दोनों बहुत अलग अलग चीजें, बट स्टिल वी आर कंपेयरिंग, एंड दैट इज व्हाट एनालॉजी इज, ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर एक स्विंग है, एक राइड है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? लाइफ से। व्हाई? बिकॉज जैसे रोलर कोस्टर में अप डाउन होते हैं, वैसे लाइफ में भी हमारे अप एंड डाउन्स होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कंपेयरिंग लाइफ टू अ रोलर कोस्टर। सो
It has ups and downs. Life has many happy moments and difficult moments, just like a roller coaster. ठीक है, रोलर कोस्टर पे भी मजा भी आता है बट हमें डर भी लगता है. दैट इज वाई वैसी लाइफ होती है, उसमें भी अप्स एंड डाउन होते हैं, हैप्पी एंड डिफिकल्ट दोनों तरह के मोमेंट्स हर किसी के होते हैं. अ टीचर इज लाइक अ लाइट हाउस. लाइट हाउस एक बहुत अलग चीज है एंड टीचर एक बहुत अलग चीज है, बट दोनों अलग अलग चीजों को भी हम कंपेयर करें, यही तो है हमारी एनालॉजी. ठीक है, एंड हम क्यों टीचर को एक लाइट हाउस बता रहे हैं? बिकॉज अ लाइट हाउस गाइड्स शिप्स, अ टीचर गाइड्स स्टूडेंट्स. जैसे एक लाइट हाउस शिप्स को गाइड करता है, वैसे ही टीचर स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं. दैट इज व्हाई वी आर कंपेयरिंग लाइट हाउस टू द टीचर. नेक्स्ट, learning to drive like learning to ride a bicycle. At first it's hard, but with practice it gets easier. तो जैसे आप बाइसाइकिल को राइड करना सीखते हो, वैसे ही आप ड्राइविंग करना भी सीख जाओगे, क्योंकि कोई चीज़ स्टार्टिंग में मुश्किल दिखती है बट एट लास्ट इट अगर आप सीखोगे, अगर आप हार्ड वर्क करोगे देन इट विल बिकम ईजियर टू यू. ठीक है, टाइम इज लाइक अ रिवर, इट फ्लोज फॉरवर्ड एंड नेवर स्टॉप्स. तो टाइम को नदी से कंपेयर करा गया है कि वो बस आगे बढ़ता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है. ठीक है, जैसे नदी एक जगह थमती नहीं है, वो रुकती नहीं है, पीछे नहीं, पीछे तो या होती है बट लाइक टाइम ऐसे ही चलता रहता है, इट नेवर स्टॉप्स. सो दैट इज व्हाई हम टाइम को कंपेयर कर रहे हैं रिवर से. रीडिंग ऑल द सेंटेंसेस अगेन. Just as a sword is the weapon of a warrior, pen is the weapon of a writer. Life is like a roller coaster. A teacher is like a lighthouse. Learning to drive is like learning to ride a bicycle. At first, it's hard, but with practice, it gets easier. Time is like a river. So, these were the examples of analogy. So, I hope आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें. Till then, stay tuned and subscribe our channel. कभी आपने सुना है कि हॉर्स इज हसलिंग या फिर शी सेल्स शी शेल्स एट द शी शोर? सो क्या ये सारे सिर्फ सेंटेंसेस हैं? नहीं, ये एलिटरेशन का मैजिक है. और एलिटरेशन तब होता है जब किसी सेंटेंस का एक वर्ड सेम साउंड प्रोड्यूस करे, जिससे कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो और भी ज्यादा कैची और म्यूजिकल लगता है. एंड ये मोस्टली हम पोएट्स लाइक पोम्स में यूज करते हैं, इसको पोएट्स ज्यादा यूज करते हैं अपनी स्टोरीज में, अपनी लाइक पोम्स में. सो आज के इस वीडियो में हम एलिटरेशन को बहुत फन एग्जांपल्स के साथ समझेंगे एंड अपना ये टॉपिक विच इज एलिटरेशन इसको क्लियर बनाएंगे. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ऑलराइट, सो सबसे पहले लेट्स सी फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन साउंड. तो एलिटरेशन क्या होता है? एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो किस पे बेस्ड है? साउंड पे. So the figure of speech focus on the sounds of words. They help to create rhythm, musicality, and emphasis in writing and speech. So जो figure of speech और sound होता है, ये किस पे ज्यादा फोकस करता है? आपके सेंटेंस को और भी ज्यादा म्यूजिकल बनाने में, एक रिदम पे फोकस करता है, जिससे आपकी जो भी स्पीच है, जो भी आपका कोई भी राइटिंग टॉपिक है, कोई भी पोम है, कुछ भी है, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे. ठीक है, नाउ alliteration. Alliteration is the repetition of the same consonant sound at the beginning of nearby words. It makes sentences more rhythmic and memorable. Alliteration क्या होता है? Alliteration होता है हमारा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, हॉर्स इज हसलिंग, तो जो एच का साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो दैट इज व्हाट एलिटरेशन इज. ठीक है, नाउ इट रिपीट्स द सेम स्टार्टिंग साउंड इन मल्टीपल वर्ड्स. तो जो स्टार्टिंग का जो लेटर होता है आपका, जो पूरे वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर होता है, उसका ही साउंड आपके पूरे सेंटेंस में रिपीट होता रहता है. इट मेक्स द सेंटेंस साउंड मोर इंटरेस्टिंग एंड म्यूजिकल. तो ये आपके सेंटेंस को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग साउंड करवाता है एंड बहुत ज्यादा म्यूजिकल लगता है आपका सेंटेंस. नेक्स्ट, इट इज ऑफन यूज्ड इन पोएट्री, टंग ट्विस्टर्स एंड ब्रांड नेम्स. तो ये ज्यादातर कहाँ पे टंग ट्विस्टर्स में यूज होता है, पोएट्रीज में यूज होता है और ब्रांड के नेम्स में यूज होता है हमारे एलिटरेशन के साउंड्स. ऑलराइट, सो अब इसको और इजी बनाते हैं और अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं विद द एग्जांपल्स. Okay, now, so our first example is she shells by the seashore. So इसमें क्या है, जो हमारा s sound है, you can see स, जो हमारा s sound है वो बार बार repeat हो रहा है. So that is why this is a alliteration, क्योंकि जो s sound है वो repeat हो रहा है. Next is Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Again, this is an alliteration, क्योंकि जो p का sound है वो repeat हो रहा है. The big brown bear with the bold boy.
इसमें बी का साउंड रिपीट हो रहा है. Lazy lions love lying in the sun. L sound is getting repeated. That is why this is an alliteration. Next is Tim took 10 tiny turtles to the town. Tim took 10 tiny turtles to the town. Again, T sound is getting repeated. So this is an alliteration. So alliteration में जिसमें कोई भी जो consonant होता है उसको जो sound होता है वो repeat होता है, that is our alliteration. Alright, I'm repeating again all the sentences. She sells seashells by the seashore. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. The big brown bear with the bold boy. Lazy lions love lying in the sun. Tim took 10 tiny turtles to the town. So this is how alliteration works. Alright, so I hope आपको alliteration समझ आ गया होगा. Till if you're having any of the doubts, feel free to ask me in the comment section below. Till then, stay tuned and subscribe our channel. कभी आपने सुना है कि the rain in Spain stays mainly in the plain. So, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल सेंटेंस है? नहीं, ये है assonance. And what is assonance? Assonance वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कोई भी वॉवल का जो साउंड है वो रिपीट होता है. ठीक है, तो वॉवल का साउंड जब रिपीट होता है तो इससे जो हमारा सेंटेंस है ना वो और भी ज्यादा कैची और रिदमिक लगता है. तो इसी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? एसोनेंस, जिसमें जो भी वॉवल होगा उसका साउंड रिपीट होगा. ऑलराइट, आज के इस वीडियो में हम एसोनेंस को इन डिटेल समझेंगे एंड इन अ वेरी लेस टाइम विद फनी एग्जांपल्स, और यू कैन से विद वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, so first of all, assonance. Assonance is the repetition of vowel sounds. Assonance is the repetition of vowel sounds in nearby words. It gives a musical effect to the sentence. Assonance क्या होता है? जिस भी vowel का sound repeat होगा पूरे sentence में, and vowel का sound अगर repeat हो रहा है, that is assonance. It repeats vowel sound a, I, o, u in nearby words. The repeated vowel sound does not have to be at the beginning of the word, and it is used in poetry, songs and literature to create rhythm. होता क्या है ये? जिसमें कि vowels a, e, I, o, u vowels हमारे repeat होते हैं और same sound produce करते हैं, that is assonance. And ये क्यों use होता है? हमारे हमारी जो भी sentence है उसको और भी ज्यादा catchy, interesting and rhythmic बनाने के लिए. And कहाँ यूज होता है का अगर क्वेश्चन है आपको, देन ये यूज होता है हमारी लिटरेचर में, पोम्स में, स्टोरीज में, एंड एनीवे यू कैन यूज दिस wherever you want to make your sentence musical and rhythmic. Alright, so now let's see the examples to make it more clear. So, the rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. इसमें आप देखोगे कि जो AI vowel का sound है, AI vowel का sound that is getting repeated. So this is an assonance. Okay. Next, the cat sat on the mat and had a nap. इसमें A, जो A का sound है, A vowel का, that is getting repeated. Again, this is an assonance. I feel the heat beneath my feet. I feel the heat beneath my feet. इसमें भी क्या है? Double E का जो sound है, that is getting repeated. And this is an assonance. Again, it is an assonance. Go slow over the road. O ka sound is getting repeated. The owl holds out loud in the town. OU का sound is getting repeated. So this is how assonance works. उसमें कोई भी vowel होगा उसका sound repeat होगा. आपका जो sentence है वो बहुत ज़्यादा rhythmic and catchy, interesting, musical लगेगा. And where do we use it? In the literature, in the stories, in the poems, we use it. Alright, so I hope आपको assonance समझ आ गया होगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें. इसके बाद भी हम और फिगर ऑफ स्पीचेस कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल. आपको हर एक ग्रामर का टॉपिक मिलेगा एंड व्हाटएवर यू वांट मी टू डू लाइक नेक्स्ट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि विच वीडियो डू यू नीड द नेक्स्ट. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.